वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो गया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहली बात तो रिजिड बॉडी क्या होती है, बिकॉज यहाँ सबसे जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, काइनामेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। काइनेमेटिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा देखेंगे कि एक बॉडी है जिसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है और साथ साथ रोटेशनल मोशन भी है। लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर 1 प्योर ट्रांसलेशन, सेकंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग, फिर हम रोटेशन के एग्जांपल देखेंगे, फिर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, जो कि यहां पर इसमें एक न्यूमेरिकल भी आता है और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट टर्म है सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसी के साथ साथ हम एक और, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास और एक वर्ड होता है एक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। हाँ, दे आर नियरली सेम, बट लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। ओके, कुछ पॉइंट्स पर वो सेम प्लेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं, बट कुछ प्लेसेस पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़े से डिफरेंस पे होते हैं। So center of mass of a rigid body, example for motion of center of mass independent of internal forces. Okay, so let's start. सबसे पहले कुछ छोटे डेफिनेशन है। What is a particle? A particle is defined as an object whose mass is finite, जिसका कुछ थोड़ा सा मास होता है, but size and internal structure can be neglected. But size and internal structure can be neglected. ओके, मतलब एक पार्टिकल एक सिस्टम का बहुत छोटा हिस्सा होता है। एक पार्टिकल एक सिस्टम का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जिसका कुछ थोड़ा सा मास तो है, बट अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें उसकी रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल का साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिस्टम, a collection of large number of particles which mutually interacts with each other. A collection of large number of particles, basically एक system is a collection, बहुत सारे particles का combination या collection, ठीक है, which mutually interacts with each other. Internal forces, the mutual forces exerted by the particle of the system on one another are called internal forces. Okay, जो पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम के अंदर, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं। ठीक है, तो दीज आर नोन एज इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स, अब आप मान लो पूरे सिस्टम को एक बॉडी है विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप उस बॉडी को अगर आप मूव करवा पाओ तो आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। जो सिस्टम के बाहर की जो फोर्सेस है उन्हें हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहेंगे, जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्सेस है उन्हें हम इंटरनल फोर्सेस कहेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी आर नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। सच फोर्सेस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसी फोर्सेस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, मतलब अगर रेस्ट पे है तो मोशन में, मोशन पे है तो रेस्ट में, या अगर तेज मोशन में है तो स्लो मोशन कर सकते हैं। ओके, rigid body, a body which have perfectly definite and unchanging shape, a body which have perfectly definite and unchanging shape, and the distances between the particles doesn't change. तो पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज नहीं करते और एक डेफिनेट और अनचेंजिंग शेप होती है। सेंटर ऑफ मास, ये दो कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास, नाम से पता चल रहा है सेंटर ऑफ मास। जैसे कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, लेकिन फिर भी हम उसको स्फेरिकल ही लेते हैं बहुत सारे केसेस में, और हम ये मानते हैं कि अर्थ का जो मोस्ट ऑफ द जो मास है वो उसके सेंटर पर ही है। बिकॉज जितने भी हैवी आपके एलिमेंट्स है, आयरन वगैरह, वो अर्थ की कोर में है, तो अर्थ के कोर में ही उसका मास कंसंट्रेटेड है। ओके, तो center of mass, okay, center of mass of a system of particle is that single point which moves in the same way in which single particle having total mass of the system and acted upon by same external force would move.
और center of mass of a body is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated by describing its translatory motion. बेसिकली एक बहुत बड़ी बॉडी है, अगर उसको मूव करवाना है तो अगर आप इतनी फोर्स लगा पाए कि आप उसके सेंटर ऑफ मास को रेस्ट से मोशन में लेके आ पाए तो पूरी बॉडी अपने आप मोशन में आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हम सपोज कर सकते हैं कि लगभग सारा का मतलब है कि पूरी बॉडी है उसका नियरली 90 to 95% जो मास है वो एक ही पॉइंट पर सेंटर पे ही है, बाकी जो 5% मास है वो थोड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो अगर आप उस सेंटर ऑफ मास वाली जो ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको मूव करवा सको तो पूरा ऑब्जेक्ट तो अपने आप मूव कर जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे लगभग सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है और अगर वो मूव करेगा तो पूरी बॉडी भी मूव करेगी उसके साथ। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। It is the point at which resultant of gravitational forces on all the particles of the body acts. यहां पर हम मास की बात कर रहे हैं, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। इट इज द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्ट्स, दैट इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम टू एक्ट। यहां पर मास की बात कर रहे हैं और यहां पे वेट की बात कर रहे हैं। मास नेवर चेंजेस बट वेट चेंजेस। वेट कैन बी जीरो भी हो सकता है वेट, ठीक है, बट मास कैन नेवर बी जीरो। मास जीरो नहीं होता, मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी, बट मास कभी जीरो नहीं होता। आप एक छोटी सी बॉडी की बात करें तो COM और COG कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। बट इन केस ऑफ माउंट एवरेस्ट की बात करें हम, ठीक है, COG लाइज लिटल बिलो COM। थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। और मैं आपको बता दूं वैसे भी ये COM और COG जितना कम इनमें डिफरेंस होगा बॉडी उतनी ही स्टेबल रहेगी, और जितना ज्यादा इनमें डिफरेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस होगा जितना ज्यादा इनमें COM और COG का, ठीक है, तो उतना ही अनस्टेबल वो बॉडी रहेगी। इसलिए बहुत सारे आगे गेम्स में देखेंगे जैसे कि जंप करते हैं, वो पानी में जंप करते हैं हाइट से, तो आपने देखा होगा वो अपने बॉडी को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, मतलब घुमाते हैं बॉडी को, समरसॉल्ट मारते हैं बीच में इन द एयर। तो उस टाइम पर उनका जो COM है और COG है वो टेक्निक यही बोलती है कि उनका जो COM और COG है उसमें जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए। जितना कम डिफरेंस होगा बॉडी उतनी ही स्टेबल होगी और चोट लगने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा डिफरेंस बन जाएगा बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी और चोट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो COM और COG छोटी बॉडी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए ये कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। बट इन केस ऑफ जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ये इनका जो डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा। तो यहां पे भी लाइज लिटल बिलो COM, थोड़ा सा नीचे लाई करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि COM और COG एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बॉडी स्टेबल है और अगर नहीं कर रहे तो बॉडी स्टेबल नहीं है। अब आपको कुछ एनिमेशन से दिखाते हैं इसमें। रिजिड बॉडी क्या होती है? आइडियली a rigid body is a body with a perfectly definite and unchanging shape। आइडियली तो यही है कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसकी एक परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप है। द डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज। नोट, नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड सिंस रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फोर्सेस। अब हम बोल तो रहे हैं कि आइडियली ये एक ऐसी बॉडी इसकी परफेक्टली डेफिनेट हो और अनचेंजिंग शेप, लेकिन ऐसी कोई बॉडी है क्या? किसी भी बॉडी को हम फोर्स लगाकर, चाहे किसी मशीन के थ्रू लगाए या कुछ भी लगाए, हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। बट इन मैनी सिचुएशंस द डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो डिफॉर्मेशन हम करते भी हैं वो बहुत बहुत ज्यादा कम होता है।
and hence can be considered rigid bodies. Types of motion of a rigid body can have pure translation. Translation क्या होता है? Simply one dimensional motion. देखो एग्जांपल देखो यहाँ पर हमने एक स्टॉपर लगा रखा है, यहाँ पर एक हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही हम इसको हटाएंगे, ये P1 और P2 मान लो दो पार्टिकल्स है, इस पे देखो सिंपली ये नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये प्योर ट्रांसलेशन है, प्योर ट्रांसलेशन है। ओके, इन प्योर ट्रांसलेशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक और एग्जांपल देखो, अब प्रोजेक्टाइल है, पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है, तो ये कौन सा है? ट्रांसलेशन है ये भी, ठीक है। बट अब अगला देखो, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब पहले हमने क्या किया था? इंक्लाइंड प्लेन से घेरा था, लेकिन हम रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट घेरा था। अब हम एक काम करेंगे, सिलेंडर घेरेंगे। ये P1, इसमें मान लो अलग अलग पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अब ये दो मोशन करेगा एक साथ, ये ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा और साथ में लुढ़कता हुआ नीचे आएगा ना, गोल गोल घूमता हुआ नीचे आएगा, तो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। अब यहां पर हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो भी अलग अलग होगी। ओके, अब यहां पर अगेन बेस की बात करें हम, ये भी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल है, बिकॉज ये घूमता घूमता आएगा ऐसे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स कैन विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेजेक्टरी एट एनी गिवन इंस्टेंट। अब रोटेशन की बात करते हैं। इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। ये हम सभी को पता है। रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें, अगर एक बॉडी ऐसे घूम रही है, तो इसके बिल्कुल सेंटर से अगर हम एक एक्सिस पास करें, क्या बोलते हैं इसे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका जो सेंटर होगा यहीं पर एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम सर्कल और भी बना ले, लेकिन सबका जो सेंटर होगा, इन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल सबका सेंटर इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा। दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, ठीक है। इन सब सर्कल्स का जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, इन सब का सेंटर इसी पर होगा। ओके, ये फैन का एग्जांपल है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर से जो पास की जाती है। मिट्टी का घड़ा जब बनाते हैं तो वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, a table fan rotating about its axis perpendicular to the screen। ये सब एग्जांपल्स है। अभी रिजिड बॉडी की, अच्छा रिजिड बॉडी, ये एक्स और वाई एक्सिस में दिखा दिया हमने इसको। अब ये देखो मूव कर रहा है, तो एक्स के लोग भी करेगा और वाई के लोग भी करेगा। अभी सिर्फ एक्स के लोग कर रहा था, एक एक्सिस के लोग। The particle describes circular motion with the planes of the circle lying in xz plane that is perpendicular to y axis। A rigid body rotation about z axis। अभी तक हमने x axis के बारे में पढ़ लिया, y के बारे में पढ़ लिया, अब z के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें तो कैसे होता है, अब देखो हमने अगर बॉडी को हम ऐसे घुमाएंगे तो z के लोग एक्ट करेगा। The particle describes circular motion with the planes of the circle lying in xy plane perpendicular to z axis। In precession of a rigid body about a fixed point, the axis of rotation itself rotates about and another axis passing through the fixed point। बेसिकली क्या, एक पॉइंट इसमें फिक्स रहता है, ओके,
अगेन फैन का भी एग्जांपल है। या आप लोग पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट पाइवोटेड, पाइवोटेड का मतलब एक फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड इन सम वे इज आइदर अ प्योर ट्रांसलेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अगर हम एक रिजिड बॉडी का मोशन ले जिसको हमने फिक्स नहीं किया है, कोई फिक्स नहीं किया हमने, ठीक है, तो या तो वो बिल्कुल प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन, मतलब दोनों ही साथ में हो सकते हैं। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज पाइवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज रोटेशन। अब जैसे हम टेबल फैन की बात करें, अगर हम टेबल फैन की बात करें, उसको उसका जो सेंटर है हमने वो फिक्स कर रखा है, तो इसीलिए वो सिर्फ कौन सा मोशन करता है, सिर्फ रोटेशनल मोशन करता है। टेबल फैन का एग्जांपल देखा आपने, हमने उसका जो सेंटर ऑफ मास है बेसिकली हमने फिक्स कर रखा है, फिक्स कर रखा होता है ना। कूलर है, कूलर में जो पंखा लगा होता है, इन सबका हमने जो सेंटर है, सेंटर जो पॉइंट है उसको हमने फिक्स कर रखा है बाय यूजिंग स्क्रूज। तो ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर सेंटर फिक्स नहीं है तो प्योर ट्रांसलेशन भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन भी हो सकता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, अब टू पार्टिकल सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं। तो कंसीडर अ टू पार्टिकल सिस्टम अलोंग द एक्स एक्सिस with mass m1 and m2 at the distances x1 and x2 respectively from the origin। ये origin है, ठीक है, ये m1 है, ये m2 है। अब ये दो बॉडीज हैं m1 और m2, m1 है x1 डिस्टेंस पे, m2 है x2 डिस्टेंस पे, और इनका सेंटर ऑफ मास हम मान रहे हैं, हमने डिस्टेंस के हिसाब से देख लिया, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बीच में पॉइंट है c, मान लो, तो इसे बोल देंगे XCM। तो XCM का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज फॉर्मूला फॉर XCM। XCM can be regarded as the mass weight mean of x1 and x2। Basically mass weight mean है ये x1 x2 का। If two particles have the same mass, और अगर इन दोनों का पार्टिकल्स का मास सेम हो जाता तो mx1 प्लस mx2 अपॉन 2m, तो XCM इज इक्वल टू m कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे m को, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये क्या है, ये मीन ही तो निकाला है, दोनों का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसका मीन ही तो निकला हुआ है, x1 plus x2 upon 2। Thus, for two particles of equal masses, the center of mass lies exactly midway between them। मतलब बिल्कुल उन दोनों के सेंटर पे होगा अगर दोनों मासेस इक्वल है तो। अब हम करते हैं n पार्टिकल्स के लिए। एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अभी हमने पढ़ा था सिर्फ दो पार्टिकल्स है, अब हम पढ़ेंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो उसमें क्या करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश 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 अप टू mn xn। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पहले सिर्फ दो थे, अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहां पर क्या कर लेंगे, यहां पर देखो एक सीरीज चल रही है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn। तो यहां पे सीरीज चल रही है, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi xi। सिमिलर नीचे सिर्फ मास है तो mi, ओके। mi is the sum of masses of all the particles and hence is the total mass of the body। अब आपको पता है इस बॉडी का जो टोटल मास है कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस mn। तो यहाँ पे हम कैपिटल M लिख सकते हैं। अब हम थ्री पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे m1, यहाँ पे m2, यहाँ पे m3। अब हम तीन पार्टिकल सिस्टम की बात करें, उनका हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं। दो का निकाल लिया, n का निकाल लिया, अब हम इसका निकालेंगे। एक ट्रायंगल टाइप हमने बना लिया ऐसे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंट्रोइड। कहाँ होगा उसका सेंट्रोइड। तो XCM x एक्सिस के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्टेंस है m1 का डिस्टेंस x के अलोंग, m2 का डिस्टेंस x के अलोंग, m3 का डिस्टेंस x के अलोंग, तो दो सेंटर ऑफ मास निकलेंगे। एक तो निकलेगा XCM निकलेगा
और एक निकलेगा YCM, ठीक है। और मासेस तो चाहे x के अलोंग हो चाहे y के अलोंग हो, मास चेंज नहीं होता, लेकिन इनका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा x के अलोंग और y के अलोंग। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। अगर तीनों पार्टिकल का मास सेम है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंट्रोइड पे, अगर सेम है तो, अगर तीनों पार्टिकल का मास सेम है तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सेंट्रोइड पे बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है उसका, मीन ही है देखो डिस्टेंस का। अब एन पार्टिकल सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम तीनों के लोग निकालेंगे, XCM भी निकालेंगे, YCM भी निकालेंगे और ZCM भी निकालेंगे, ठीक। आप इसको, जैसे ये ऊपर जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे समेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर लोगे, ये तो हो गया कैपिटल M के इक्वल ना टोटल मास, तो इसको लिख देंगे ऐसे 1/m कैपिटल M, ये तो हट गया, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 से N MI XI। सिमिलरली YCM को 1 बाय कैपिटल M समेशन I इज इक्वल टू 1 टू N MI YI। सिमिलरली ये Z वाला भी लिख सकते हैं हम, देखो आगे लिखेंगे। तो ये लिख दिया इन्होंने। अब हम वेक्टर की बात करें, अगर हम वेक्टर नोटेशन दिखाना चाहें सेंटर ऑफ मास की, तो वो क्या है। वेक्टर नोटेशन में ये डिस्टेंस आपका, ये कैपिटल R दिखाएंगे उसके ऊपर वेक्टर, तो ये जो R है हमारे पास पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अभी तक हम सिर्फ डिस्टेंस ले रहे थे ना x1 x2, ठीक है। अब हम लेंगे पोजीशन वेक्टर उसका। अलग जो आपके पास मटेरियल्स है, लाइक एक थिन रोड है, ठीक है। एक थिन रोड के लिए द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होमोजीनियस, ऑफ कोर्स वो होमोजीनियस थिन रोड होनी चाहिए, सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए, कोइंसाइड्स विद इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो बेसिकली एक थिन रोड के लिए उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां होता है, जहां पे उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक रिंग की, डिस्क की, एक स्फीयर की, थिक रोड की। अब देखो अगर हम बात करें रिंग की, ठीक है, एक डिस्क की और एक स्फीयर की और एक थिक रोड की, तो ये चार चीजें हैं। ये हो गया रिंग, ये डिस्क, ये स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर S, ये रिंग, ये डिस्क D, ये रिंग R और ये थिक रोड TR। ये आपको पता होना चाहिए। रिंग के लिए सेंटर पर, डिस्क के लिए भी, इन सबके इनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। बाकी जो भी इसमें है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला जो टॉपिक है, एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट जितना आज करवाया है उसको जरूर लर्न करो, ओके। तो थैंक यू ऑल।